हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रैक्शन में बेटा हमारे लेक्चर नंबर थर्ड है। और इस लेक्चर नंबर थर्ड में हम ये देखेंगे अब तक जो भी फ्रैक्शन पढ़ा है हमने उस फ्रैक्शंस को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले यही देखेंगे। तो हमने बोला आज हम लोवेस्ट टर्म पढ़ेंगे जिसको हम सिंपलेस्ट टर्म भी कहते हैं, लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करें, यानी वह कौन सी फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। आप जब भी कभी कोई फ्रैक्शन लेते हैं, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, उन दोनों को जब आप लोवेस्ट टर्म में लेके आते हैं तो उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट वन। उस ऐसी फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट जो है फ्रैक्शन कहलाती है। इसी फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका लोवेस्ट टर्म हमेशा, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा छोटे हों एज पॉसिबल एज, यानी कि अगर आप किसी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जितना हो सके उतना छोटा कर दें तो वह उसकी लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक, जैसे एग्जांपल आप देखो, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि अगर 16/20 क्या ये लोवेस्ट टर्म है, तो इसका आंसर है नहीं। 16/20 लोवेस्ट टर्म नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है लोवेस्ट टर्म की? कहती है इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ 3/4। बेटा अगर आप इस 3/4 की फ्रैक्शन को देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप इसको कट नहीं कर सकते हो, यानी आप इसको और जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हो। यह है पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऊपर और नीचे सेम एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए जब भी आप किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट कर रहे हो। ठीक है, पहली कंडीशन कि ऊपर और नीचे सेम एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए। कहने का मतलब है एक ही टेबल के वो फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो मैं यहाँ कहूँ 3 और 4 केवल 1 के टेबल में आते हैं। किसके? 1 के टेबल में आते हैं। तो एक को छोड़कर मैंने कहा, क्या कहा, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, किसको? एक को छोड़कर, इसको 1 को छोड़कर, तो ऐसी फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन कहलाएगी? लोवेस्ट टर्म कहलाएगी। तो ये 3/4 बेटा लोवेस्ट टर्म है। अगर मैं 16/4 की बात करूँ तो इसमें 4 कॉमन फैक्टर है, यानी अगर मैं बात करूँ 16/20 की तो इसकी कितनी कॉमन फैक्टर है? 4। कैसे? अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो 4 जा कितना होता है बेटा? 16, और 4 जा कितना होता है? 20। ठीक है, तो इसके पास दोनों के पास कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। न्यूमरेटर भी 4 से डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा 16/20 तो बिल्कुल भी हमारी लोवेस्ट टर्म या आप कह सकते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं 16/20 को मैं लेता हूं और यदि मैं 4 से इसको काटता हूं तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब सवाल यह उठता है, यह तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्या 4/5 है? हाँ बिल्कुल बेटा, यस, यह आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यस, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है इन दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक के अलावा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि 4/5 के बाद अब ये इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो हमारे पास 4/5 कैसा है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं अगर अगर आपको सबसे पहले एक तरीका, 2 तरीके हैं सिंपल फॉर्म को कन्वर्ट करने, सिंपलेस्ट फॉर्म किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास 30 मेरे पास 36/60 वैल्यू है। ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करिए। सबसे पहले बेटा याद रखना कि यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 के टेबल से इसको डिवाइड करते जाना और तब तक डिवाइड करते जाना है ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जब तक वह इस फॉर्म में ना आ जाए कि उसके पास 1 के अलावा और कोई कॉमन वैल्यू ना बचे। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ
इसको 36 को डिवाइड 2 से करूँ और अगर 60 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, यानी इसका फैक्टर मैं बनाऊँ, तो बेटा क्या आ जाएगा देखो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, डिवाइड बाय 2 3 जा 6 30। बेटा ये भी, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि दोनों के पास 2 कॉमन आ रहा है। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा बेटा, 2 9 जा 18। बेटा ये फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये ये जो है 18/30 भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी 2 कॉमन आ रहा है। इसको देखो, क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब 3 से देखो बेटा, 3 का टेबल पढ़ो। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। बेटा 19/15 भी लो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। लेकिन 3/5 हमारी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसके पास 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। ये 1 के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा। यानी एज़ यूजुअल मैंने देखा कि इस 36/60 को इतना सिंपल कर देना है कि वह उसके बाद और कोई उसके पास 1 के अलावा कोई कॉमन वैल्यू ना बचे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये किया गया है। ठीक है? मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्या 18/30 है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके पास भी 2 कॉमन है। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसके पास भी 2 कॉमन है। इसके पास क्या कॉमन है बेटा? 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है? क्या ये है? बिल्कुल यस, दिस इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म। बिकॉज़ इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट एक के अलावा इसके पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपने क्या नोटिस किया? हमने ये नोटिस किया कि 9/15 दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों साइड यानी कि 3 से ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है? अब हमने ये देखा इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर, हम लिखेंगे देयरफॉर 36/60 इन लोवेस्ट टर्म इज़, यानी कि 36/30 की लोवेस्ट टर्म क्या होगी? 3/5 क्या होगी? 3/5। इसकी लोवेस्ट टर्म क्या होगी? 3/5 होगी। आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर देखें 36/60 को डायरेक्टली अगर आप देखना चाहें कि दोनों के, ये न्यूमरेटर है मैंने कहा, ये डिनोमिनेटर है। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होंगी, तो हम ये देखें कि बेटा 36 और 60 क्या हैं? आर बोथ, लिखेंगे कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इसके बेटा मल्टीपल हैं, मल्टीपल ऑफ 12। क्यों? क्योंकि बेटा 12 के टेबल में 36 भी आता है और 12 के टेबल में 60 भी आता है। 12 के टेबल में 36 भी आता है और 12 के टेबल में कैसे? 12 3 जा अगर मैं कहूँ तो 36 आते हैं। 12 5 जा अगर मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन के आया? 3/5। सिंपल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वे में आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट वे में। ठीक है? तो 3/5 इसके क्या आ गई? सिंपलेस्ट फॉर्म बनकर आ गई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम पढ़ेंगे बेटा कंपैरिजन फ्रैक्शंस क्या होती है। क्या पढ़ेंगे हम? कंपैरिजन फ्रैक्शंस क्या होती है। सबसे पहले आपको कंपैरिजन करने को बोलेगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएँगे। ठीक है? और जब आप फ्रैक्शंस को डायरेक्टली कंपेयर करने जाते हैं किसी 2 फ्रैक्शंस को आपस में कि भाई इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना भी करना हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर मुझसे कहा जाए कि 4/5 बड़ा है और 7/9 बड़ा है। अगर मुझसे पूछा जाए वन इज़ विच इज़ ग्रेटर?
ठीक है बेटा? प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। आज हम एक शॉर्ट प्रोसेस देखेंगे कि क्या स्टेप देखेंगे कि दोनों जब किसी फ्रैक्शन को कंपैरिज़न करते हैं, ये जानने के लिए कौन-सा छोटा है, कौन-सा बड़ा है, तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो जब आप डायरेक्टली इसको देखें, तो इसको देख के मुझसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों में कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है, क्योंकि आप डायरेक्टली बताना चाह रहे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ता है, सबसे पहली प्रोसेस इसकी ये है कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए दोनों फ्रैक्शंस की सेम डिनोमिनेटर के साथ, ठीक? कैसे? देखो, स्टेप्स क्या हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी आपकी फ्रैक्शंस दे रखी है बेटा, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो जिससे होगा क्या बेटा, उनके पास सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा और सेम फ्रैक्शनल या फिर सेम सेम फ्रैक्शनल यूनिट आ जाएगी, ठीक है? क्या आ जाएगी? सेम फ्रैक्शनल यूनिट आ जाएगी। आपको डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना है। देखो करते हैं। मैंने बोला मेरे पास है, एक तो है 4/5 और एक है बेटा 7/। तो मैंने बोला बेटा न्यूमरेटर को आप सेम करना है। क्या करना है बेटा? न्यूमरेटर को आपको सॉरी डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। क्या करना है बेटा? मैंने कहा डिनोमिनेटर आप सेम कीजिए। सबसे पहला प्रोसेस आपने क्या करना है बेटा? डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। बेटा यहाँ डिनोमिनेटर देखो 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर मेरा 9 है। जब यदि आप इसको सेम करना चाहो तो क्या करेंगे आप बताओ? ऐसा टेबल पढ़िए कि यहाँ पे भी सेम वैल्यू आए और यहाँ पर भी सेम वैल्यू आए। तो इसको सेम करने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है, सबसे आसान तरीका है कि अगर इस 9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों न्यूमरेटर मेरे डिनोमिनेटर जो है मेरे कैसे हो जाएँगे? सेम हो जाएँगे, ठीक है? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। यदि मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है और यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 9 जा 9 6 जा 36 और ये कितना हो जाएगा 45, ठीक? और यहाँ देखिए 7 5 जा 35 और ये कितना हो जाएगा? अब आपको नज़र आ रहा होगा बेटा न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया? सेम हो गया। डिनोमिनेटर कैसा हो गया? देखो ये है डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो क्या हो गई? दोनों आपस में सेम हो गए। दूसरा स्टेप क्या कहता है? नाउ कंपेयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय सिंपली कंपेयरिंग द न्यूमरेटर द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट ईच हैज। अब क्या करना है? सिंपल सी बात है बेटा, आप हमेशा न्यूमरेटर डिग्री को न्यूमरेटर वैल्यू को देखोगे इसमें कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। अगर जो न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन सबसे हमारी बड़ी होगी, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ 36 यहाँ मेरा बड़ा है, 35 मेरा छोटा है, तो हेंस अगर यहाँ मैं कहूँगा कि 36/45 मेरा क्या है? बड़ा है 35/45 से, ठीक है? हेंस आप कह सकते हो कि 4/5 बड़ा है 7/। ठीक है बेटा। ऑन पेपर आप डायग्राम बना के करते तो बहुत टाइम लेता, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। जैसे सेकंड वीडियो में मैंने बताया, आपने देखा होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, जिससे वो सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगा या फिर सेम फ्रैक्शनल यूनिट में आ जाएगा। उसके बाद हमने न्यूमरेटर चेक करना है, किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही वैल्यू हमारी सबसे बड़ी कहलाई। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। हमारे पास है 7/9 और 17/21, इसमें कौन बड़ा है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबसे पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक? तो वो देखिए, देखिए आपके पास है 7/9 और एक है 17/। ठीक, इन दोनों में कौन सी वेरिएबल, मैंने बोला न्यूमरेटर आपने सेव करना है। क्या करना है? न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर आपने सेव करना है, डिनोमिनेटर आपने सेम सेम करना है, ठीक है? यहाँ 21 है, यहाँ 9 है, कैसे सेम करें? यहाँ 21 है, यहाँ 9 है, तो कैसे सेम करें? तो देखो बेटा, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे डिनोमिनेटर सेम हो जाएँगे। जैसे अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ,
तो मेरे डिनोमिनेटर क्या जाएँगे, सेम जाएँगे। जैसे यहाँ 49 आ गया और यहाँ कितना जाएगा, 7 9 जा बोलो 63, और यहाँ देखो, यहाँ कितना जाएगा, 3 7 21 की 1 2 51, और यहाँ कितना जाएगा, 53। आपके क्या हो गए बेटा, आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए। अब हमने क्या बोला, हमने बोला न्यूमरेटर चेक कीजिए। क्या चेक कीजिए, न्यूमरेटर चेक कीजिए। जो बड़ा होगा न्यूमरेटर की वैल्यू वह बड़ा फ्रैक्शन होगा। 51 बड़ा है इसमें, यह बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी है, तो हम कहेंगे 51/63 कीजिए ग्रेटर देन 49/। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये फ्रैक्शंस की जाती हैं। ठीक है, चलिए हम एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस देख लेते हैं ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे एडिशंस एंड फ्रैक्शंस। अगला हम टॉपिक हमारा एडिशन और फ्रैक्शन। क्या एडिशन, क्या फ्रैक्शन। हमें यदि किसी फ्रैक्शन की एडिशन करनी है या किसी फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन करनी है तो कैसे करनी है। सबसे पहला टॉपिक हमारा एडिशन देखना है। क्या देखना है, एडिशन देखना है। कि विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर, यदि उनका डिनोमिनेटर सेम होगा, उनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम होगी, तो कैसे ऐड करेंगे वह देखना है पहली चीज़। ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन है, मुझसे कहा गया है कि फाइंड दी सम ऑफ, मुझसे बोला गया कि 2/5 एंड 1/5 की सम कीजिए। 2/5 और 1/5 की सम कीजिए। कैसे करेंगे, मैंने बोला कि सबसे पहला कंडीशन मेरी ये है कि इसके डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। देखो डिनोमिनेटर सेम है, हमने ये अपनी अपनी इस 6th क्लास में हमने यही सीखना है सबसे पहले। कैसे करेंगे इसको सम करने का एक ही तरीका है। हम सबसे पहले डायग्राम बनाएँगे, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते हैं। तो बेटा हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 5 वैल्यू है, तो उस स्ट्रिप में हम 5 कॉलम्स लेके चलेंगे। मैक्सिमम 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक? ये एक स्ट्रिप है। तो हम रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं? आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरे लेक्चर 1 और 2 देखा होगा आपने तो, ठीक? अच्छी बात है। अब बेटा इसमें 2/5 क्या होगा? 5 तो कॉलम है, इसमें 2 कैसे हैं? फिल है, ठीक है? इसमें 1/5 क्या होगा? तरीके से होगा 1/5। अच्छा, ये होगा, ठीक है? तो प्रत्येक स्ट्रिप हमने देखा 5 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है पहली बात, और उसमें से 2 पार्ट शेडेड हैं और उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है? 1 पार्ट शेडेड है। तो हमने बोला जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं तो 2/5 कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे, और 1/5 कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे। सिंपल है। अच्छा, इन दोनों फ्रैक्शन को जब आप ऐड कर रहे होगे, ठीक है? तो आप क्या देखोगे कि बेटा डिवाइडेड पार्ट तो सेम है, ठीक है? क्या हमने देखा कि हमने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ शेडिंग पार्ट्स उनको ऐड कर लेंगे, और जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं वो कैसे हमारे पास सेम हैं। तो डिवाइडेड पार्ट में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइडेड पार्ट तो ऑब्वियसली सेम है, लेकिन हमने शेडेड कितने पार्ट्स किए हुए हैं वो टोटल कर लेंगे, और वही हमारा एडिशन हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि दोनों में शेडेड पार्ट्स कितने हैं और दोनों को ऐड कर लेना है। तो हम ये देखें बेटा, यहाँ शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 है। यदि हम 2 और 1 को ऐड करें तो टोटल शेडेड पार्ट सबसे पहले हम निकाल लेंगे। सबसे पहले आप निकालोगे टोटल शेडेड पार्ट, ठीक है? हमारे पास आ गया टोटल शेडेड पार्ट, ठीक? और हम ये जानते हैं बेटा, प्रत्येक शेडेड पार्ट, हमने क्या बोला कि ईच शेडेड पार्ट को अगर मैं रिप्रेज़ेंट करना चाहूँ
मैं 1/5 से रिप्रेजेंट करूँगा। बिल्कुल सही बात है। हम कितने से 1/5 से रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारे पास शेडेड कितने हैं? 3 हैं। तो यदि वह 3 शेडेड पार्ट हैं तो हम क्या लिखेंगे? 3/5 क्या लिखेंगे? 3/5 और हम शेडेड पार्ट्स को जब एक साथ लाएँगे तो इस फ्रैक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? मैंने क्या कहा बेटा, सबसे पहले आप टोटल शेडेड पार्ट निकालो और उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रत्येक शेडेड पार्ट को हम रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं, 1/5 से रिप्रेज़ेंट करते हैं एवरी शेडिंग पार्ट्स को। ठीक है बेटा? ये 2/5 है। अगर मैं वर्क करूँ देखो, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है। ठीक? मैंने यही बोला कि अगर एक शेडेड पार्ट मैं लेता हूँ तो उसको कैसे रिप्रेज़ेंट करूँगा? 1/5 से रिप्रेज़ेंट करूँगा और हैं कितने टोटल? 3 हैं। तो जब 3 शेडेड पार्ट हैं, ठीक है? 3 शेडेड पार्ट हैं, जब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बाय 5 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मुझसे कहा फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। सबसे पहली चीज़ है हमने डिनोमिनेटर देखना है हमारे पास सेम है, ठीक है? ताकि ऐड करने में हमें आसान हो। डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो उसको आप नेक्स्ट क्लास में अपनी देखोगे कैसे किया जाता है। तो हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है भाई? यानी कि प्रत्येक स्ट्रिप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 4, 5, 6, 7 ठीक? प्रत्येक स्ट्रिप को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक? अच्छा, बेटा 4/5 आप रिप्रेज़ेंट करने जाओगे तो कैसे रिप्रेज़ेंट करोगे? 4/5 आप रिप्रेज़ेंट करने जाओगे तो कैसे रिप्रेज़ेंट करोगे? तो बेटा 1, 2, 3, 4 4/7 रिप्रेज़ेंट करोगे तो ऐसे रिप्रेज़ेंट करोगे और 6/7 रिप्रेज़ेंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 6/7 को हम ऐसे रिप्रेज़ेंट करेंगे। 6/7 को हम इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे और हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि फ्रैक्शनल यूनिट सेम होती है। हम जानते हैं फ्रैक्शनल यूनिट कैसी होती है बेटा? सेम होती है। यदि वह सेम है तो हम देखेंगे कि 1/7 क्या है बेटा? 1/7 प्रत्येक पार्ट्स का क्या है? शेडेड पार्ट है। तो क्या हम क्या देखेंगे कि हियर हमने देखे कि दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं? सेम यूनिट के हैं, ठीक है? फ्रैक्शनल यूनिट के हैं तो 1/7 ठीक है? किस तरीके के? 1/7 तो हमारी फ्रैक्शनल यूनिट कितनी है? 1/7 है। कितनी है बेटा? 1/7 है, ठीक? तो हर स्ट्रिप कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने देखा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप निकालो टोटल शेडेड पार्ट कितने हैं बेटा? उसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं। कितने हो गए? 10 टोटल शेडेड पार्ट हैं। और उसके बाद मैंने बोला ईच शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1/7 को। बेटा ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट दी फ्रैक्शनल यूनिट। ये होगा 1/7, ठीक है? प्रत्येक पार्ट्स को 1/7 से प्रेज़ेंट करते हैं। मतलब यदि एक शेडेड पार्ट को प्रत्येक शेडेड पार्ट को रिप्रेज़ेंट करना चाहें तो 1/7 से, तो बेटा 10 को कितना होगा? 10/7 से। ये इसका आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमने देखना है बेटा, यदि आपके पास डिनोमिनेटर कैसा हो? डिफरेंट हो। अब डिनोमिनेटर मेरे पास डिफरेंट है और उस समय मेरे को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है? देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, इस तरीके के फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए सबसे पहले याद रखना है, कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? और
किसके साथ? विद सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर के साथ जब ऐसा कर लोगे बेटा तो सिंपल फॉर्म ये वाली बन जाएगी और आपने उसको सॉल्व कर लेना है। कैसे? देखो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक 1/4 है और 1/3 को ऐड कीजिए। ठीक? तो मैंने क्या बोला बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कर लेना है, जिससे क्या हो जाए, सेम डिनोमिनेटर हो जाए। सिंपल सी बात है, मैं ही बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, यहाँ 4 है, इसमें 1/4 है और इसमें 1/3 है। मैंने कहा बेटा कि डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम करने का क्या तरीका मैंने बताया। तो यहाँ देखो, मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मेरे पास 12 आया और ये वैल्यू मेरे पास आई 4/12। तो देखो बेटा, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब सेम प्रोसेस हो गया, तो लास्ट हमने किया था सेम बन गया। सेम बेटा, यहाँ टोटल शेडेड पार्ट कितने हैं? अब देखो, टोटल शेडेड पार्ट आप निकालिए। 4+3 7, 4+3 7। उसके बाद मैंने क्या बोला, ईच शेडेड पार्ट, यानी प्रत्येक शेडेड पार्ट, ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शनल यूनिट। वो कितना है बेटा, 1/12 होगा। कितना होगा, 1/12 होगा। तो 7 का कितना हो जाएगा, 7/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा। सेम इसी मेथड को हम ब्रह्मगुप्त मेथड कह देते हैं एडिशन करने का। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मगुप्त मेथड कह देते हैं। ठीक है, क्या होता है ब्रह्मगुप्त मेथड एडिशन करने का, देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं और हमारा लेक्चर यहीं आज खत्म हो जाएगा। देखिए, दिस मेथड ऑफ एडिशन विच वर्क फॉर एडिंग एनी नंबर ऑफ फ्रैक्शन वाज फर्स्ट, बेटा 628 सीई में, सेंचुरी में इसको डिस्क्राइब किया गया था, जो ऐड करने का मेथड होता है। बेसिकली मेथड हम ये देखेंगे होता क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या बोला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो उसकी जो फ्रैक्शनल यूनिट होगी वह क्या होगी, सभी फ्रैक्शन के लिए कॉमन हो जाएगी। दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, वही सेम है जो अभी हम पीछे करके आ रहे हैं। सेम उसी मेथड को हम ब्रह्मगुप्त मेथड कहते हैं। ठीक है, उन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के सेम फ्रैक्शन यूनिट को आप ऐड कर लीजिए और उसको आप लोवेस्ट टर्म में ले आइए अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो एडिशन ब्रह्मगुप्त मेथड क्या कहता है, देख लेते हैं। देखो, मुझसे कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 2/3 एंड, बात समझ में आई? तो बेटा ब्रह्मगुप्त मेथड वही मेथड है जो मैंने अभी पीछे बताया, सेम वही होता है, कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है बेटा, जो डिनोमिनेटर होंगी उन फ्रैक्शंस की, आप सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ले आइए, मिल आइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ले आइए। एक तो है हमारे पास 2/3 और एक है हमारे पास 1/4। तो जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाएंगे, देखो क्या बनेगा, और ये बन जाएगी हमारे पास। समझ में आई आपको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गई। अब हमने बोला, तो सीधी सी बात है, आप इसमें ये देखेंगे जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 3 और 5 का, वो कितना है, 15 है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने निकाल लिए। तो अब वही सेम तरीका बन गया कि डिनोमिनेटर सेम हो गए, आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल 13/, इसका आंसर आ जाएगा, ऐड करने का तरीका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किया जाता है। ठीक। सेम बेटा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम तरीका ही अपनाया जाएगा। यदि आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शन यूनिट है या सेम फ्रैक्शनल, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंपल, जैसे आपको 6/7 में से माइनस करना है 4/, ठीक। ईच फ्रैक्शनल यूनिट 1/7 रिप्रेजेंट करेगी, ईच स्ट्रिप। ठीक है, देखो फ्रैक्शनल यूनिट 1/7 होगी और टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, 7 में, 1 2 3 4 5 7।
ठीक है, अगर आप 6/7 रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 4 5 6, ये 6/7 में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं 4/7 में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे? 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 4/7 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है बेटा, वहाँ हम ऐड कर रहे होते थे जो भी आपके शेडेड पार्ट हैं, अब यहाँ हम क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। कितने क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। माइनस क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा यहाँ देखो 4 शेडेड पार्ट यहाँ हो रखे हैं और बेटा यहाँ टोटल 6 शेडेड पार्ट है, तो मैक्सिमम शेडेड पार्ट कितने हैं, 6 हैं। तो ये इस 6 के अंदर ये 4 आ रहा है, एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल शेडेड पार्ट निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। 6 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात कि बेटा हमें पता है ईच फ्रैक्शनल यूनिट कैसे रिप्रेजेंट होगी, ईच शेडेड पार्ट कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 1/7 से। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अगर आपके पास डिफरेंस फ्रैक्शनल यूनिट हो, अब हमारे पास डिफरेंट हो तो सेम है, कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फर्स्टली, सिंपल है। आप सबसे पहले बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए, सेम एज इट बैक हमने सॉल्व किया है। जैसे एग्जांपल आपके पास ले लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, तो इसको आपने एडी सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3/4 को और 2/3 को सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए एज सेम डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर कैसा बना लीजिए, सेम बना लीजिए। देखो बेटा, बना लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा, 9/12। ये कितना हो जाएगा, 8/12। ठीक है, ये 8/12 हो गया, ये 9/12 हो गया। तो बेटा सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गया, सेम प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। तो हमारे प्रीवियस जब क्वेश्चन बन गया कि 9/12 8/12, इसमें से माइनस करना है। इसमें से इसको हमें माइनस करना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, टोटल शेडेड पार्ट कितने हो जाएंगे, 9 और -8 कितना हो जाएगा, 1, 1/12। तो सिंपल इसका आंसर 1/12 हो जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा और यही ब्रह्मगुप्त मेथड कहलाया। ठीक है, तो सिंपल आज का चैप्टर जो है आपका यहीं समाप्त होता है, फ्रैक्शन यहीं समाप्त हो गया है। कि आगे फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, आपकी क्लासेस के बेसिस पे मैंने जितना कराना था उतना करा दिया। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे क्लासेस में। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।